नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी मेंस समाजशास्त्र के क्विक रिवीजन की हमारी इस सीरीज़ में। इसमें हम समाजशास्त्र का जो भी आपका सिलेबस है मेंस का, उसको जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो समाजशास्त्र का अर्थ है। समाजशास्त्र का अर्थ तो आपको पता है, इंग्लिश में इसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियस मतलब होता है समाज और लोगास मतलब होता है शास्त्र। तो सीधा सीधा समाज का विज्ञान समाज विज्ञान है या समाजशास्त्र है। अब इसमें समाज शास्त्र में क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहला तो समाज का अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार समाज का अध्ययन थोड़ी होता है, समाज में जो सामाजिक संबंध होते हैं उनका अध्ययन होता है। इसके अलावा समाज में और क्या होता है, समाज में जो सामाजिक समूह होते हैं, जैसे परिवार है, आपका जाति है, आपके धर्म है, उसका अध्ययन होता है। और जो हम सामाजिक अंतः क्रिया करते हैं उनका अध्ययन होता है। और अध्ययन ऐसा नहीं, पान की दुकान वाला अध्ययन नहीं, कोई भी विषय है तो उसमें व्यवस्थित अध्ययन होता है। जैसे राजनीति शास्त्र है, अब आप बोलोगे राजनीति तो हम भी समझते हैं, तो आप राजनीति शास्त्री नहीं हो। जो व्यवस्थित अध्ययन करेगा वो राजनीति शास्त्री होगा, जो व्यवस्थित दार्शनिक अध्ययन करेगा वो दर्शन शास्त्री होगा। तो व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ये शब्द ध्यान रखना। और एक किसी भी चीज़ की परिभाषा याद रखना, सबसे अच्छा नाम मैकाइवर और पेज है, वो हर जगह परिभाषा देते हैं। क्योंकि तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। मतलब ये बोले कि संबंधों का जो जाल है ना, जैसे आप एक व्यक्ति हो, आपके अलग अलग संबंध हैं, अलग अलग व्यक्तियों से संबंध है, आपकी जाति से अलग संबंध है, धर्म से अलग संबंध है, दोस्तों से अलग संबंध है, परिवार से अलग संबंध है, आपके पड़ोस से अलग संबंध है। तो उसी जाल को हम समाजशास्त्र बोलते हैं या समाज बोलते हैं। वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो या तो इसी को याद कर लो यार, सबसे अच्छी परिभाषा। अपना वर्ड याद कर लेना, वर्ड क्रमांक किसके हो और बोलना कि समाज का विज्ञान है, ऐसे परिभाषा अच्छी लगती है। दूसरा, इसका विषय क्षेत्र क्या है, तो जनरली ना इसको दो संप्रदायों में विभाजित किया जाता है। पहला फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, दूसरा सिंथेटिक स्कूल। मतलब एक है विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्ट संप्रदाय ये बोलेगा कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान मतलब समाजशास्त्र ना एक अलग है, विशिष्ट है, मतलब इलीट है। इसके तहत सामाजिक संबंधों के केवल विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। मतलब समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के जो विशिष्ट स्वरूप है उनका अध्ययन होना चाहिए। नाम इसे याद रखना है, विशिष्टात्मक मतलब जो विशिष्ट स्वरूप है उनका अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र ऐसा नहीं, मतलब ये बोलते हैं कि समाजशास्त्र को खिचड़ी नहीं है कि तुम सब में समाजशास्त्र घुसा दो, इतिहास में समाजशास्त्र, फिर ज़रूरत क्या है समाजशास्त्र की। तो ये विशिष्ट विज्ञान है। जबकि समन्वयात्मक वाले बोलते हैं कि एक सामान्य विज्ञान है। इनके अनुसार संपूर्ण समाज को एक सामान्य और समग्र अध्ययन करना चाहिए, मतलब समग्र रूप से अध्ययन करना चाहिए। तुम बिना इतिहास के समाज पढ़ोगे, बिना मानव शास्त्र के समाज पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। और आखिरी में हमको बताना है, कुछ भी ऐसा है ना तो बोलना है ना तो ये है ना तो ये, दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों का समन्वय है। वही चीज़ अभी फिर आएगी कि प्रकृति में जनरली हमको लिखना रहता है कि एक ये या तो कला है और या तो विज्ञान है। तो दोनों की बात रखना है, हर विषय में ही आता है। तो सबसे पहले अगर आपको बोले विज्ञान कैसे है, तो कोई भी विज्ञान है, एक ये लिख देना, अगस्टे काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी कहा है। रानी कहा है, राजा नहीं, ठीक, क्वीन ऑफ साइंस। तो पहली चीज़ विज्ञान इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है। आगे हम पढ़ेंगे कि अवलोकन होता है, इसमें अनुसूची होती है। वैज्ञानिक पद्धति मतलब वही पान की दुकान वाली चीज़ नहीं। दूसरा, अवलोकन द्वारा प्रामाणिक तथ्य संकलन होता है। आप कुछ भी चीज़ अगर बोल रहे हैं तो आप उसका पहले अवलोकन करोगे, आप उसका अध्ययन करोगे और उसके बाद फिर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करोगे, वास्तविक तथ्य का अध्ययन करोगे, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करोगे कि कोई भी कार्य हुआ उसका कारण क्या है। उसके बाद क्या करोगे, सिद्धांतों की स्थापना करोगे। विज्ञान में सिद्धांत बनाते हैं और जब सिद्धांत बना दोगे तो उसका फिर से पुनर्परीक्षा करोगे कि वो सिद्धांत सही है कि गलत। सार्वभौमिक सिद्धांत बनाओगे, भविष्यवाणी करोगे। तो विज्ञान कहीं भी अगर आपको लोक प्रशासन विज्ञान है अगर आपसे पूछे तो यही सब लिखना है, जो जो याद आ जाए कि पहला वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है, तथ्यों का वर्गीकरण करना है, विश्लेषण करना है, क्या है का अध्ययन करना है, कार्य कारण संबंध देखना है, सिद्धांतों की स्थापना करना है, सार्वभौमिकता करना है, भविष्यवाणी करना है। और अगर आपको ये सिद्ध करना है कि यार विज्ञान नहीं है तो इसी का उल्टा बता दो कि भाई इसमें वैज्ञानिक पद्धति का बहुत प्रयोग नहीं होता, इसमें सिद्धांत बहुत अच्छे नहीं बनते, ऐसे उसका उल्टा बता देना है।
शोधकर्ता जो है उसका जुड़ाव होता है। अब तुमको किसी जाति के बारे में शोध करना है, अब वो शोधकर्ता अगर उसी जाति का है तो उसकी बड़ी बड़ी बातें करेगा, उसी धर्म का है तो अच्छी अच्छी बातें करेगा, उसके दूसरी जाति का है तो गलत गलत बातें करेगा। तो एक क्या होता है कि तटस्थ नहीं हो सकता आदमी, जो शोध करता है वो खुद तटस्थ होना उसके लिए मुश्किल है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की अमूर्त और जटिल प्रकृति होती है। तुम कैसे बिल्कुल बता दोगे आज कोई घटना हुई, जैसे विज्ञान में होता है कि तुम कुछ भी हाइड्रोजन और SO4 जोड़ोगे तो एसिड बन जाएगा, लेकिन समाज में थोड़ी होता है। एक बार वो दो लोग हैं आपस में लड़ लेंगे, एक बार है दोनों अच्छे से रह लेंगे। तो समाज की घटनाओं की जटिल प्रवृत्ति होती है, समाज परिवर्तनशील होता है। यहाँ कोई प्रयोगशाला भी नहीं है जहाँ तुम दो केमिकल मिला लो, सार्वभौमिकता भी नहीं है। तो ये दिखाता है कि विज्ञान नहीं है। फिर कला भी कई लोग बोलते हैं, और कला है इसका मतलब है कि कला वो है जो सत्यम शिवम सुंदरम है, मतलब जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, बोलना ये सत्यम शिवम सुंदरम है। फिर एक चिंतक है जिनका नाम है रॉबर्ट बीरस्टीड, वो 5 बिंदु बनाए। पहला बोले कि एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री टाइप का। दूसरा, एक वास्तविक विज्ञान है, निरपेक्ष विज्ञान है। तीसरा एक अमूर्त विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, और तार्किक विज्ञान है। तो ये अगर एक दो पॉइंट भी याद आया, बीरस्टीड का नाम लिख दोगे तो थोड़ा इज्जत मिल जाती है। तो ये हो गया अपना विज्ञान वाला, प्रकृति। अगला है इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। पहला महत्व ये है कि मानव समाज के बारे में प्रामाणिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सामाजिक नीति बनाने में सहायक है। ये ज्ञान देता है हमको, जैसे जाति के बारे में बताता है कि भाई जैसे संस्कृतिकरण की अवधारणा है श्रीनिवासन की। अब ये सब हमको ये बताता है, बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है, गरीबी का दुष्चक्र क्या है, आदमी गरीबी में ही क्यों रहना चाहता है, समाजशास्त्र सब कुछ बताता है। दूसरा, समाजशास्त्र से सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना आती है। मतलब जब आप समूहों, संस्थाओं, मूल्यों का ज्ञान दोगे तो एक सह अस्तित्व की समाज का अध्ययन हुआ, तभी तो हम बोले कि विविधता में एकता भारत की विशेषता, और उसके बाद सब हम प्रेम से रहते हैं। तो समाजशास्त्र से ये भी फायदा है, इससे राष्ट्रीय एकता बन के रखती है। मतलब जब आप समाज का अध्ययन करोगे तो आपके अंदर संकीर्णता खत्म होगी, बंधुत्व आएगा, एकीकरण आएगा, समस्याओं का सामाजिक कारक आप देखोगे। मतलब कोई भी समाज में समस्या है तो आप खोजोगे कि यार वो समस्या क्यों है, गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है, और उसके बाद फिर लोक कल्याण होता है, जैसे ऋणग्रस्तता, निर्धनता, मलिन बस्तियाँ, भिक्षावृत्ति। अब कोई आपके सामने भीख मांगने आ गया बच्चा, तो आप ये खोजोगे कि यार क्यों आया है वो, आप उसका कारण खोजोगे, ये समाजशास्त्र है, लोक कल्याण होगा उससे। अगला है अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध। तो अलग अलग पूछता है, और मेन आपको संबंध में ये बताना है उनमें समानता क्या है और उनमें विरोध क्या है, मतलब समानता क्या है और विभिन्नता क्या है। पहला है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो समानता यह है कि दोनों मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, निर्धनता, बेकारी, ग्रामीण समस्याएं, सभी के दोनों वही चीज़ पढ़ते हैं। विभिन्नता क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, हर जगह वही है कि भाई इतिहास से करना तो बोलना समाजशास्त्र सामाजिक करता है, इतिहास ऐतिहासिक करता है। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला सामान्य विज्ञान है, और समूहवादी प्रकृति का अर्थशास्त्र केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विशिष्ट विज्ञान है। तो समाजशास्त्र क्या है, सामान्य विज्ञान है जो सामाजिक पक्षों को करता है। अब ये राजनीति शास्त्र के साथ क्या है, तो गार्नर बोलते हैं राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध राज्य से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों से संबंधित है। जैसे मतदान व्यवहार जैसी राजनीतिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए जाति प्रणाली, वर्ग विभेद, इनका ज्ञान आवश्यक है, और इसीलिए एक विषय बना राजनीतिक समाजशास्त्र। जैसे आपको किसी के मतदान का समझना है, कोई मतदान कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जाति क्या है, हम लोग पढ़ते हैं जाति का राजनीतिकरण। आपको वर्ग समझना पड़ेगा, आपको गरीबी समझना पड़ेगा, दोनों में विभिन्नता क्या है। तो समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का, सत्ता का, कानून का, इनका अध्ययन करता है। इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र वर्तमानकालीन इतिहास है। भाई पहले जो था भूतकाल में, अब मतलब वो इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है, मतलब जो इतिहास में हो गया वही अब हम अध्ययन करते हैं। अभी का जो समाजशास्त्र है वो आगे चल के उसी को इतिहास बोलेंगे।
आज जो भी हो रहा है, आज से 100 साल बाद ये तो इतिहास कहलाएगा ना, जो अभी का समाजशास्त्र है। तो दोनों सभ्यता, संस्कृति, संघर्ष, क्रांति, युद्ध अध्ययन करते हैं। इतिहास की सामग्रियों के दार्शनिक प्रभाव से ऐतिहासिक समाजशास्त्र का जन्म हुआ। वो राजनीतिक समाजशास्त्र बना, यहाँ ऐतिहासिक समाजशास्त्र बना। विभिन्नता यह है कि इतिहास भूतकाल की मूर्त और विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन से करता है, जिसको फिर से आप देख नहीं सकते, लेकिन समाजशास्त्र वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसको जनरलाइज किया जा सकता है। मानव शास्त्र जनरली पूछ भी लेता है। क्रोबर बोलते हैं कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो ये क्रोबर का नाम याद रखना कि दोनों जुड़वा बहनें हैं। अंतर संबंध ये है कि दोनों सामाजिक संगठनों और संस्कृति का व्यापक अध्ययन करते हैं, और यहाँ सामाजिक मानव शास्त्र बन गया। तो ये शब्द याद रखना, हर जगह सामाजिक मानव शास्त्र, सामाजिक राजनीति शास्त्र, सामाजिक अर्थशास्त्र कर देना। विभिन्नता क्या है कि मानव शास्त्र प्राचीन और सरल समाजों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सांस्कृतिक है, सहभागी अवलोकन करता है। जैसे मानव शास्त्र आपका घोटुल है, तो मानव शास्त्री क्या करेंगे, घोटुल में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन समाजशास्त्र आधुनिक और जटिल समाजों का अध्ययन करता है। आधुनिक जो अभी का समाज है उसका जनरली अध्ययन करता है समाजशास्त्र। अब समाज आ गया। समाज क्या है आपको भी पता है कि समाज ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति हैं, इनका समूह समाज कहलाएगा। व्यक्तियों का केवल समूह नहीं, बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। वही जो मैकाइवर और पेज बोले कि यह सामाजिक संबंधों का जाल है। तो व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उनकी एक व्यवस्था समाज कहलाती है। मैकाइवर और पेज समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। फिर आपका रॉबर्ट लिटन, समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो मिलकर कार्य करते हैं। अब ये परिभाषा के अलावा लक्षण याद रखना, 4-5 इसी टाइप के रहते हैं। पहला अमूर्त रहता है। मूर्त अमूर्त समझ लो। मूर्त जैसे आप मूर्ति देखते होगे ना किसी की, मूर्त मतलब होता है मूर्ति को आप देख सकते हो, मूर्ति को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। अमूर्त मतलब जिसको नहीं देख सकते, छू सकते। तो समाजशास्त्र को आप देख नहीं सकते ना, सामाजिक संबंधों को देख नहीं सकते। सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं। तो मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, इंद्रियों से वो कर सकते हो। और लेकिन जो समाज है उसको आप देख वो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए अमूर्त है। दूसरा पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता मतलब होता है कि मानसिक और सामाजिक चेतना अनिवार्य होती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों आइलैंड में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तो समाज नहीं कहलाएगा। इसीलिए अरस्तु बोलता है कि समाज से पृथक व्यक्ति या तो भगवान है या तो फिर पशु है। फिर समाज में अगली विशेषता होती है कि यहाँ समानता होती है और विभिन्नता भी होती है। सब में चेतना होती है, सबके अंदर बुद्धि होती है, लेकिन भिन्नता भी जरूरी है। सब अलग अलग टाइप के रहते हैं, अलग अलग वो रहता है। फिर समाज में सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है। भाई समाज में आप भी देखे होगे सहयोग भी होगा, लेकिन संघर्ष भी होगा। लड़ाई करते हैं लोग ज़मीन के लिए, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगला है इंटरडिपेंडेंस, मतलब समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए दूसरे पे निर्भर है, इसीलिए तो समाज कहला रहा है। और समाज निरंतर परिवर्तनशील है, समाज बदलते रहता है। पहले जो समाज था अभी वो समाज नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अमूर्त होता है, जागरूक होते हैं, समानता विभिन्नता होती है, सहयोग संघर्ष होता है, अन्योन्याश्रितता होती है, परिवर्तनशील होता है। अगला है समुदाय। अब इंग्लिश याद रहे तो याद रखना, लैटिन भाषा के जनरली रहते हैं। कॉम मतलब एक साथ होता है, म्यूनिस मतलब सेवा करना होता है। तो एक साथ मिल के सेवा करना। जनरली क्या है कि समुदाय मेन होता है कि व्यक्ति का समूह है पहली चीज़, एक निश्चित भूभाग में रहेगा और उनके अंदर हम की भावना रहेगी। मतलब उनके अंदर एक भावना रहेगी कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, जो भी है वो समुदाय रहेगा। उनके अंदर हम की भावना नहीं है तो समुदाय नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि ये व्यक्ति है, पहली चीज़ वो एक ही क्षेत्र में रहे, निश्चित भूभाग में रहें। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति यहाँ रहता है दूसरा अमेरिका में रहता है तो समुदाय नहीं बनाएगा। आपसे बुद्धि वाला सवाल पूछ लिया कि मैं भारत में रहता हूँ, मेरा दोस्त अमेरिका में रहता है, तो क्या हम समुदाय के हिस्सा हैं? नहीं है। मैं भारत में रहता हूँ, दोस्त पाकिस्तान में रहता है, समुदाय है? नहीं है। हम की भावना भी नहीं है ना पाकिस्तान के साथ हमारी। तो समुदाय ये है जिसका एक साथ मिलकर सेवा करना है, सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। मैकाइवर पेज बोले, बोगार्डस बोला कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है और निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि बेसिकली क्या है इसमें
व्यक्तियों का समूह है पहली चीज, निश्चित भूभाग है दूसरी चीज, और हम की भावना है तीसरी चीज। चौथी चीज स्वतः विकास होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं बोला कि चलो हम समुदाय बनाते हैं तो समुदाय नहीं बनेगा। जैसे आपका आरसीबी वालों का बोलते हैं आरसीबी समाज है, तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन समुदाय नहीं बनेगा ना, वो निश्चित भूभाग में थोड़ी रहते हैं, सब अलग अलग जगह रहते हैं। तो व्यक्तियों का समूह है, मूर्त संगठन है समुदाय भी, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, निश्चित भूभाग है, हम की भावना है, मतलब आपस में सहयोग है, सहानुभूति है, स्वतः विकास होता है इसका, ऐसा नहीं कि आप खुद से विकास कर लिए, स्थायित्व होता है, क्योंकि अब कोई भी क्षेत्र में है आपस में हम की भावना है तो स्थायी रहेगा ना, व्यापक उद्देश्य रहता है, मतलब सामान्य जीवन के लिए होता है, और सामान्य नियम नियम व्यवस्था होती है, नियंत्रित करने के लिए अलग अलिखित अनौपचारिक नियम होते हैं, और आदिम या जनजाति समुदाय में अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने की क्षमता पाई जाती है। अब धीरे धीरे वो कम हो रही, नहीं तो पहले वो आराम से रह लेते थे। मैकाइवर और पेज के अनुसार ऐसे समूह जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं होती हैं उनमें समुदाय होने, जैसे पड़ोस जाति, जेल, खाना बदोश, जत्था। अब आप ना इमेजिन गांव को कर सकते हो या पड़ोस को कर सकते हो। अब क्या है, ये लोगों का समूह है, एक क्षेत्र है, आपस में हम की भावना है, गांव में स्थायी होता है, धीरे धीरे स्वतः विकास होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आओ मैं एक गांव भी बसा लेता हूँ। या कबीला सोच सकते हो, जो आदिवासियों का कबीले होते हैं, इनमें भी हम की भावना होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, समुदाय कहलाते हैं। अब समिति क्या है, समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह तो है, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हम समिति बनाए, हम समिति बनाए कि हमको मेंस की डेट बढ़ाना है, तो ये समिति है, मतलब एक समूह है जिसका निश्चित उद्देश्य है और उसकी हम स्थापना किए हैं, समिति बनाए हैं कि हमको मेंस की स्थापना कर, मेंस की डेट बढ़ाना है या हमको ये करना है, और उसके एक नियम है कुछ कुछ, उसकी सदस्यता ऐच्छिक है, सबको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और जिस दिन मेंस की डेट बढ़ गई वो समिति ख़त्म हो गई। तो समिति इस टाइप की रहती है। समिति मतलब किसी भी चीज़ की, कोई समिति बनाया किसी काम के लिए, मतलब आप समिति बनाए कि पीएससी में रिफॉर्म करना है, तो आपकी एक समिति बनी, मतलब वो व्यक्तियों का समूह है, उसका एक निश्चित उद्देश्य है कि भाई हमको ये करना है, उसकी सदस्यता ऐच्छिक है, जिसको जिसको लेना है, जो रिफॉर्म नहीं चाहता वो नहीं बनेगा सदस्य, ऐच्छिक है, उसके कुछ उद्देश्य है, जिस समय उसके उद्देश्य पूरे हो गए वो समिति खत्म हो जाएगी। मतलब समिति अस्थायी प्रकृति की है। तो समिति क्या है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, तो उसको समिति बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। आईएएस एसोसिएशन होता है, पीएससी एसोसिएशन होता है, सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो पहला तो व्यक्तियों का मूर्त संगठन। अब ये मूर्त क्यों है, क्योंकि इसको आप देख सकते हो कि समिति में यही लोग हैं। दूसरा, इसके उद्देश्य निश्चित हैं। तीसरा, ये स्थापना की हो आप, ऐसा नहीं कि खुद से हो गया। सदस्यता ऐच्छिक है, जिसको बनना है वो बनेगा, जिसको फायदा हो रहा है पीएससी के बिना रिफॉर्म से वो क्यों बनेगा। नियमों पे आधारित है, और नियम बनाते हैं कि भाई ये नियम है। अस्थायी होता है। औपचारिक संबंध होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अनौपचारिक आपस में, भाई सब वो चाहते हैं इसलिए आपस में। औपचारिक मतलब होता है कि व्यक्तिगत संबंध नहीं है, औपचारिक है, और साध्य ना होकर साधन है, मतलब ये एक लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। जैसे मजदूर संघ है, अब सब मजदूर मिलके एक समिति बनाए, उनका कुछ लक्ष्य है कि हमारा पैसा बढ़ाया जाए। जैसे किसान संगठन बनाए कि हमको एमएसपी बढ़ाना है, अब वो क्या कि ये समिति बनाए, जो जो चाहे वो ऐच्छिक है, उनका कुछ उद्देश्य है, वो नियम है उनके, कुछ अस्थायी है, औपचारिक संबंध है, तो ये कहलाता है। अगला है संस्था। संस्था का अगर आप उदाहरण समझोगे तो जैसे आपका क्या बोलेंगे, जो विवाह है, विवाह एक संस्था है, जो धर्म है वो एक संस्था है, जो जाति व्यवस्था है वो एक संस्था है। तो इसके आधार पे आप समझो कि संस्था है क्या। संस्था मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों, विधियों और कार्यप्रणालियों की स्थापित व्यवस्था है। मतलब क्या है कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए बनी है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियम, कानून, कार्यप्रणाली की स्थापित व्यवस्था को हम संस्था बोलते हैं। सामूहिक क्रिया की विशेषता बतलाने वाली कार्यप्रणाली की अवस्था को हम संस्था बोलते हैं। पहले व्यक्ति का विचार आया, फिर जनरीति बनी, फिर प्रथा बनी, फिर लोकाचार हुआ, फिर संस्था बन गई। आगे हम पढ़ेंगे जनरीति और लोकाचार क्या है। कुछ भी है, जैसे आपका विवाह है, ये क्या है,
या जाति है वो क्या है, वो नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो आपके आचरण को, आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को नियंत्रित करती है। दूसरा ये अमूर्त है, अमूर्त मतलब इसको आप देख नहीं सकते। तीसरा ये स्थायी होती है, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गई या ये कुछ और हो गया। तो ये जनरली क्या होती है, अधिक स्थायित्व होती है, इसके अपने उस स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। कोई भी संस्था है, जाति है, जाति बनने का अपना एक उद्देश्य है, विवाह है उसका अपना एक उद्देश्य है। फिर इसके एक प्रतीक होते हैं कुछ जैसे मंदिर है, कलश है, क्रॉस है, मंत्र है। आप प्रतीक से समझ जाओगे, ओम दिखेगा आप समझ जाओगे कि अच्छा ये धर्म है, क्रॉस दिखेगा आप समझ जाओगे ये। तो हर संस्था के अपने प्रतीक होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, मैं ये बोल रहा हूँ, नियम है, अमूर्त है, स्थायित्व है, उद्देश्य है, सांस्कृतिक प्रतीक है और परंपराएं होती हैं। उदाहरण आप लिखते हैं ना। और हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम थोड़ी विवाह के हम सदस्य बनते हैं आज से, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो समझ रहे। फिर आ जाता है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह मतलब होता है कि समाज का समूह। अब समाज का समूह समूह अकेले बनेगा क्या? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य या हित के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, तो सामाजिक समूह बनते हैं। तो पहली परिभाषा उसकी यही है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलेंगे, आपस में सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे। जैसे आप गए, आप एक बस में बैठे दो लोग, ट्रेन में बैठे अगल बगल दो लोग, और एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे, अपना अपना मोबाइल चला रहे, तो समूह नहीं बनेगा। तुमको आपस में अंतःक्रिया करना पड़ेगा। तो क्या क्या है? पहला व्यक्तियों का समूह होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होगा, आपस में अंतःक्रिया होगी। हम भीड़ को नहीं बोल सकते कि ये समूह है, उनके बीच अंतःक्रिया होना चाहिए। फिर तीसरा, हम की भावना होना चाहिए, उनको आपस में पता रहना चाहिए कि हम एक समूह है। फिर उनका एक उद्देश्य होना चाहिए, उसके नियम होना चाहिए और उसमें स्तरीकरण होना चाहिए। समूह अलग अलग टाइप से बांटते हैं। जैसे एक प्राथमिक समूह होता है, ये चार्ल्स कूले का नाम ध्यान रखना। जो प्राथमिक समूह मतलब जो छोटे समूह, जैसे परिवार हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, पड़ोस हो गया, ये प्राथमिक समूह है जिसमें घनिष्ठ संबंध होते हैं। जैसे आमने सामने आपका परिवार से घनिष्ठ संबंध है, दोस्तों से घनिष्ठ संबंध है। द्वितीयक मतलब बड़े समूह होते हैं, अप्रत्यक्ष, औपचारिक। ये जैसे राजनीतिक दल है, मजदूर संघ है, इतने ज़्यादा हैं कि आपस में ऐसा संबंध नहीं है घनिष्ठ। अगला है जनरीति और लोकाचार। देखो, पहले जनरीति रहती है और उसके बाद वही चीज़ जब लंबे समय तक रहता है तो वो लोकाचार बन जाता है। तो समनर जो है, इनका नाम अगर याद रहे तो याद रख लेना, ये जनरीति की बात की है। समाज में दैनिक जीवन के दौरान व्यवहार करने की स्वीकृत, मान्यता प्राप्त अथवा स्थापित सामान्य प्रणाली को जनरीति कहते हैं। मतलब जो व्यवहार करने की स्वीकृत, मान्यता प्राप्त, स्थापित प्रणाली है, जिससे जनरली हम लोग वो हम करते ही हैं। जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लो माता पिता हैं, हम पैर छुए, बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, उनका सम्मान किए। भोजन हम बैठ के करते हैं जनरली। भोजन ऐसा नहीं कि दौड़ते दौड़ते कर रहे हैं, कोई बड़ा मिला अभिवादन कर लिए। वेशभूषा है, अब हम कुछ भी पहन के नहीं घूमते ना, कि हम ऐसे घूम रहे सलमान खान टाइप, तो वो नहीं करते। तो ये मान्यता प्राप्त प्रणाली है कि भाई हो तो सकता है ना कि कोई बिना कपड़े के घूमे, लेकिन जनरीति के नहीं घूमना है। तो जनरीति अपने आप होती है। ऐसा पहले तो इंसान ऐसे ही घूमता था, कपड़ा ही नहीं था। तो जनरीति का निर्माण कानून की तरह नहीं होता, बल्कि समाज की आदतों से धीरे धीरे अपने आप वो बन जाता है। दूसरा, अचेतन पालन होता है। मतलब इसका पालन ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करा रहा है तुमसे, तुम खुद से करते हो पालन। जनरीति होता है ना कि अपने आप तुम करते हो। कोई बड़ा दिखा, कोई वैसा दिखा, नमस्ते कर लिए, गुरुजी दिखे, नमस्ते कर लिए, तो अपने आप होता है। तीसरा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। हम सीखते हैं, हमारे आगे वाली पीढ़ी भी ऐसा करती थी, हमारे बाद वाली भी करेगी। अलिखित होता है, मतलब ये लिखित नहीं है, कानून नहीं है, अपने आप चलता है। और अगर आप ये नहीं किए तो समाज ऐसा कोई कठोर दंड नहीं देगा, लेकिन उपहास तो करता है कि यार बताओ, मतलब सम्मान नहीं करता बड़ों का। तो ये होता है, उससे आदमी और करने लगता है। और जनरीति जब ज़्यादा समय तक चलती है और जनरीति में जब समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो कहलाता है लोकाचार। मतलब जनरीति से ही अगला जो शब्द आता है वो कहलाता है लोकाचार। जब वो सुदृढ़ हो जाती है और उसमें उचित अनुचित का नैतिक विचार जुड़ जाता है तो वो हम लोकाचार बोलते हैं, मूर्स बोलते हैं। मतलब वो करना फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे अंतर्विवाह के नियम है कि भाई अपनी जाति में शादी करना है, गोत्र वाला है कि सेम गोत्र में नहीं करना है। उत्तराधिकार का नियम है कि
संपत्ति बेटे को ही मिलेगी, बाल विवाह है, सती प्रथा खत्म करने का है, तो ये लोकाचार बन जाता है। तो लोकाचार में क्या होता है कि नैतिकता जुड़ जाती है, मतलब ये नैतिकता जुड़ जाती है, और अगर आप फिर उसको जो ख़त्म करोगे, उसको नहीं मानोगे ना, तो फिर वो अनुचित माना जाता है। दूसरा, ये रूढ़िवादी हो जाता है, मतलब इसमें आप आसानी से बदलाव नहीं कर सकते। तीसरा, कठोर नियंत्रण और दंड रहता है। इंटरकास्ट मैरिज करके देख लो, ये पहले तो नियंत्रण खूब है और दंड भी खूब है, बहिष्कार कर देंगे जाति से, हुक्का पानी बंद कर देंगे। और ये कानून से भी अधिक प्रभावी, कानून है भाई कि बाल विवाह नहीं करना है, वो हो जाता है, लेकिन इसके बारे में कानून नहीं है। कानून तो बोल रहा है कि करो, तो भी तुम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है लोकाचार। अंतर क्या है? पहला तो सामान्य नियम है जनरीति, लोकाचार कल्याण के लिए अनिवार्य है, समूह कल्याण है। जनरीति क्या है? व्यक्तिगत आचरण के लिए, लोकाचार सामूहिक होती है। जनरीतियों में समय के साथ परिवर्तन आता है, लोकाचार बहुत धीरे बदलते हैं। जनरीति में वही हंसेंगे, उपहास करेंगे, लेकिन लोकाचार में बहिष्कार कर देंगे। और मेन है कि जनरीतियों के सुदृढ़ होने से ही लोकाचार बनता है, लेकिन लोकाचार से जनरीति नहीं बनेगी। अगला है व्यक्ति और समाज। तो व्यक्ति समाज में क्या है कि दोनों आपस में निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अरस्तु बोला कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक आदमी या तो पशु है या तो भगवान है। दूसरा एक सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, जिसमें है कि व्यक्ति समाज की स्थापना की है। फिर ऑर्गेनिक थ्योरी है कि समाज की संरचना व्यक्तियों से ही होती है। तो ये इसमें फिर सिलेबस में ये एक सामाजिक अंतः क्रियाएं, तो ये अपन अभी समझे वही चीज़ है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो कहलाता है सामाजिक अंतः क्रिया। तो क्या होगा? तो पहला है आपस में संपर्क होना चाहिए। संपर्क प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे तुम बस में बैठे तो तुम्हारा आपस में संपर्क हुआ, आपस में संपर्क हुआ, लेकिन तुम अपना अपना मोबाइल चला रहे तो वो अंतःक्रिया नहीं होगी। अंतःक्रिया तब होगी जब आपस में तुम संचार करोगे। मेन चीज़ ये होता है। तो पहला होता है सामाजिक संपर्क, ये या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, व्हाट्सएप से लोग कर लेते हैं। दूसरा संचार होना, मतलब तुम अपने आपस में एक दूसरे की भावनाओं का, उद्देश्यों का, विचारों का आदान प्रदान करोगे। फिर सामाजिक अंतःक्रिया ही मानवीय संबंधों के निर्माण की प्राथमिक इकाई है। इससे सामाजिक प्रक्रियाओं का जन्म होता है, इसी से सहयोग होता है। इस अब आपस में अंतःक्रिया करोगे तो क्या होगा? या तो लड़ाई झगड़ा करोगे, या तो प्रेम संबंध बनाओगे, तो या तो सहयोग करोगे, या संघर्ष करोगे, या प्रतिस्पर्धा करोगे, और इससे आपकी आदतों में बदलाव होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सहयोग क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, संघर्ष क्या है। फिर एक शब्द है जिसको बोलते हैं परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति क्या है? व्यक्ति का पद है, व्यक्ति का पोजीशन है। समूह समाज में व्यक्ति की जो पोजीशन है, पद है, उसका सूचक है। जैसे मान लो पति पत्नी है, वो आपकी परिस्थिति है। अन्य परिस्थिति जो सदैव अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में पहचाना जाता है। परिस्थिति दो होती, एक होती है प्रदत्त और एक होती अर्जित। जैसे मान लो आपका आयु है या आपकी लिंग है, आप महिला हो कि पुरुष हो, ये प्रदत्त परिस्थिति है। ये व्यक्तियों के गुणों या योग्यता को ध्यान में रखे बिना स्वतः प्राप्त होती है। आपकी जाति है, आपकी नातेदारी है, ये प्रदत्त है, ये आपको नहीं पता था। लेकिन अर्जित मतलब जो आप खुद से अर्जित करते हो। आपकी शिक्षा है, आप मान लो बीएससी हो, एमएससी हो, बीएड हो, एमएड हो, वो आपकी अर्जित परिस्थिति है। आपकी संपत्ति है, आपकी योग्यता है, आपकी शिक्षा है, आप 4 बार मेंस दिलाए हो, ये आपकी अर्जित परिस्थिति है। भूमिका क्या है? जो आपका परिस्थिति है उसका व्यवहारिक पक्ष है। मतलब जो आपसे, मान लो आपकी कोई परिस्थिति समाज में, उस परिस्थिति से व्यक्ति को क्या कार्य करना है, जो समाज अपेक्षा करता है कि तुम, मान लो ये आदमी, मान लो तुम 4 बार मेंस दिलाए हो, तो तुमसे समाज क्या अपेक्षा कर रहा है, वो तुम्हारा भूमिका है, वो तुम्हारी समाज में भूमिका कहलाती है। मतलब भूमिका ये है कि आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से क्या काम करते हैं, वो आपकी कहलाती भूमिका। मतलब परिस्थिति का आपका व्यवहारिक पक्ष है। विशिष्ट पद धारण करने वाले व्यक्ति से संस्कृति द्वारा अपेक्षित कार्यों का वो है, ये समझ लीजिए समुच्चय है। तो परिस्थिति एक पद है, जबकि भूमिका एक व्यवहार है। परिस्थिति आपका अधिकार है, भूमिका आपके कर्तव्य हैं।
परिस्थिति को आप धारण करते हो, जबकि भूमिका का आप निर्वहन करते हो। तो इसी के आधार पे समाज आपका चलता है। और समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती। व्यक्ति एक ही समय में अनेक भूमिकाओं का भी निर्वहन कर सकता है, और दो भिन्न परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले परस्पर विरोधी दायित्वों के कारण समाज में या आपके व्यक्तित्व में तनाव भी आता है। अगली चीज़ है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग और समाज की अमूल्य सामाजिक विरासत, जो सामाजिकरण के द्वारा सीखा जाता है। मतलब संस्कृति समाज के जीने का तरीका, उनके विचार, उनकी मान्यताएं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका भाषा, उनका त्यौहार, जैसे ऐसे में भी आ सकता है ना संस्कृति। संस्कृति में सब आता है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और ये दो हिस्से होते हैं, एक भौतिक संस्कृति जिसको हम देख छू सकते हैं, जैसे पहनावा, कपड़ा, भोजन, और एक अभौतिक जो रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, ये उसके प्रकार हैं। अब सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग मतलब होता है, विलियम एफ ऑकबॉर्न इसको दिए, कि जब अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति तीव्र गति से आगे निकल जाती है। मतलब आपके भौतिक संस्कृति, आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपका भोजन, आपके घर, इमारत, ये आगे निकल गए, और धर्म, मूल्य ये पीछे रह गए। तो ये सांस्कृतिक विलंबना है। व्यक्तित्व क्या है? इसमें PQ भी आता है, फिजिकल क्वोशिएंट, IQ भी आता है, SQ भी आता है, सोशल भी आता है। मतलब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुणों का एक योग है। अब व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति का व्यक्तित्व में क्या है? एक तो ये व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती है, व्यक्ति को समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए मूल्य, आदर्श, नैतिकता, इसका बोध कराती है। व्यक्तित्व कैसे संस्कृति पे प्रभाव डालता है? तो मनुष्य ही तो संस्कृति का निर्माता है ना। संस्कृति कैसे बनी? इंसान ही बनाया, उसी का वाहक है, नवीन आविष्कार करता है, नवाचार से संस्कृति को संवर्धित करता है। तो दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। व्यक्ति समाजीकरण और भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपता है, और संस्कृति व्यक्तित्व को आकार देती है। अगला है सामाजीकरण। सामाजीकरण मतलब होता है सीखने की आजन्म प्रक्रिया। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा समाज में रहा और दूसरे बच्चे को आप जंगल में छोड़ा है, तो पहला बच्चा समाज से सीखेगा ना, दूसरा बच्चा कैसे सीखेगा? उसको कुछ पता ही नहीं। जैसे मोगली है, वो समाज से नहीं सीखा, वो जानवरों से सीखा। तो समाजीकरण वही है, किसी को आप आइलैंड में छोड़ा है, उसको थोड़ी पता है कुछ। तो समाजीकरण वो है जो समाज आपको सिखाता है। समाज के जो नियम है, मूल्य है, विशेषताएं हैं, उसको व्यक्ति सीखता है और समाज का एक सदस्य बनता है, प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। समाजीकरण अलग अलग समय, अलग अलग स्थान में अलग अलग होता है। मतलब विषय वस्तु, सीख, प्रतिमान उसके अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में सामाजिक चेतना, दूसरों के प्रति अपेक्षित व्यवहार, ये सब भाव आता है। मतलब इससे व्यक्ति सीखता है कि कैसे मैं कौन हूँ, मेरे को कैसे व्यवहार करना है। चरण आप देखोगे, सबसे पहले मौखिक अवस्था है, उसके बाद शौच अवस्था है, फिर तादात्मीकरण है, फिर किशोरावस्था है, फिर युवा है, फिर प्रौढ़ावस्था है। करने वाले कौन है? तो प्राथमिक अभिकरण सबसे पहले आप किससे सीखते हो? परिवार से सीखते हो। फिर आपके दोस्त सिखाते हैं, प्ले ग्रुप, फिर आपका पड़ोस सिखाता है, आपका स्कूल सिखाता है। तो प्राथमिक में यही होगा, परिवार होगा, क्रीड़ा समूह होगा, पड़ोस होगा। द्वितीयक में आपकी शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाएं द्वितीयक समाजीकरण सिखाएंगी। अगली चीज़ है धर्म। तो धर्म द्रि धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य आचार, विचार, व्यवहार। और एक धार्यते इति धर्म है भी बोलते हैं, जो धारण किया जा सके। समाजशास्त्र में धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है जो हम मानते हैं, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत कर्तव्य, नियम, अधिकार, सदाचार की एक व्यवस्था है। धर्म दो टाइप के होते हैं। एक सामान्य धर्म। सामान्य धर्म मतलब सभी के लिए जो होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, क्षमा, दया, ये सब। विशिष्ट मतलब परिस्थिति के अनुसार आपके धर्म, जैसे आपका वर्ण के अनुसार धर्म क्या है, आश्रम के अनुसार धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, दूसरे के प्रति धर्म क्या है। धर्म क्या है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। मतलब औपचारिक नहीं, कानून नहीं है, अनौपचारिक मतलब व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध रखता है। आप किसी के प्रति दया रखोगे, किसी से गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई धर्म मेरा इसके खिलाफ है। बिना किसी भय के उसके सामाजिक व्यवहार और आचरण पर नियंत्रण रखता है।
चारों पुरुषार्थों का मूल आधार है। धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना। और सामाजिक व्यवस्थाओं में निरंतरता और सुसंगति लाता है, संतोष लाता है, कर्तव्य पथ पर हम बढ़ते हैं। आश्रम आपको पता होगा, आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो आप भले तैयारी कर रहे हैं लेकिन 25 से ऊपर हो गए तो अब तुम गृहस्थ हो गए हो, समझे। तो आश्रम श्रम धातु से बना है। श्रम मतलब होता है श्रम करने का स्थानीय पड़ाव। और 100 वर्ष की आयु है, 4 भागों में बांट देते हैं। अब तो हम 100 वर्ष जीते भी नहीं, तो भी और कम होना चाहिए। पहला ब्रह्मचर्य, इसमें उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है। वेदों का अध्ययन, संयम, चरित्र निर्माण, ये सब होता है। धर्म पुरुषार्थ सिखाते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, इसमें आपका देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इससे मुक्ति होती है। यज्ञ कराते हैं, सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। इसमें अर्थ और काम में कुछ उद्देश्य होता है। फिर वानप्रस्थ है 50 से 75, इसमें है कि अब धीरे धीरे आप मोह माया को त्यागो, ईश्वर भक्ति की तरफ रहो, वन में रहो, भावी पीढ़ी को सिखाओ। और आखिरी संन्यास है, इसमें पूर्ण वैराग्य ले आओ, मोक्ष प्राप्ति हेतु गृह त्याग, लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देना है। तो ये संन्यास आश्रम है। महत्व इसका यह है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में संतुलन, त्याग लाना, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, ये सब। अगला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? व्री धातु से निर्मित है वर्ण। इसके 3 अर्थ हैं। एक तो रंग से लिया जाता है, दूसरा वर्ण करना, वर्ण करना मतलब क्या व्यवसाय हम लेते हैं, और तीसरा गुण वाला है कि आपका गुण कैसा है। 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण जो ज्ञान और सतोगुण मानते हैं, क्षत्रिय रक्षा काम है, रजोगुण मेन है, वैश्य व्यापार काम है, कृषि काम है और रज और तम दोनों होगा, शूद्र सेवा काम है और तमोगुण प्रधान होगा। मूल आधार कहाँ से चालू हुआ वर्ण व्यवस्था? तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें ये बताया गया है। फिर गीता भी हम पढ़े, उसमें भी गुण और कर्म का सिद्धांत है। श्रम विभाजन वाली चीज़ है ये, जाति व्यवस्था से अलग है। मतलब वर्ण व्यवस्था लचीली योग्यता आधारित खुली व्यवस्था थी शुरू में, बाद में फिर ये संकुचित हो गई। आप वेदों में देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा बेटा ये काम करता है, तो ये चीज़ है। महत्व ये है कि अनुचित वर्ग संघर्ष को रोकना, समाज में सुसंगति बनाए रखना, सहयोग बढ़ावा देना, ये काम है। अगला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब पुरुष प्लस अर्थ, मतलब मनुष्य के जीवन का वांछित उद्देश्य, लक्ष्य या मूल्य जो है। पुरुष अर्थ मतलब पुरुष मतलब अमानव, उसके जीवन का अर्थ क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बनाते हैं। तो पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब कर्तव्य परायण नैतिक आचरण करना। फिर अर्थ मतलब है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, धन संपत्ति, ये सब वो न्यायपूर्वक अर्जित करना। फिर काम है मानसिक शारीरिक सांत्वना पूर्वक सांस्कृतिक इच्छाओं का मर्यादित और वैध तृप्ति। और मोक्ष मतलब ये परम पुरुषार्थ है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा का परम तत्व में विलीन होना। इसका महत्व ये है कि लौकिक और पारलौकिक जीवन के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित होगा और व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। अगला टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण मतलब है, स्तरीकरण मतलब समाज का विभाजन, उच्चता और निम्नता के आधार पे समाज का विभाजन सामाजिक स्तरीकरण है। मतलब आप समाज को ऐसे बांट दिए कि भाई तुम इस स्तर के हो, तुम इस स्तर के हो, तुम इस स्तर के हो, ये उच्च है, फिर ये उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, ये स्तरीकरण है। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? जैविक के बजाय सामाजिक प्रकृति है, प्राचीन है, सार्वभौमिक है। इसका एक तो जैविक आधार है, आयु के आधार पे आप बांट सकते हो, लिंग के आधार पे, एक धन संपत्ति के आधार पे, सत्ता के आधार पे, और इससे समविभाजन बनता है, उत्तरदायित्व बनते हैं। एक बंद स्तरीकरण होता है, बंद स्तरीकरण जैसे जाति है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, आप जिस जाति के हो वहीं रहोगे, उसको बदल नहीं सकते। बंद स्तरीकरण है। एक खुला स्तरीकरण है जो बदलना संभव है, जैसे वर्ग है, आज तुम गरीब हो कल अमीर हो जाओगे। तो स्तरीकरण में पहला जाति है। जाति क्या है? जन्म पे आधारित है, बंद सामाजिक समूह है जिसके सदस्य अंतर्विवाह खान पान के सख्त नियमों से बंधे होते हैं। 6 लक्षण बताएं जीएस घुरिए। एक तो समाज का विभाजन होगा, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होगा, नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं होंगी, उनके परंपरागत व्यवसाय होंगे, अंतर्विवाह होगा, ये सब जाति व्यवस्था के लक्षण हैं।
उत्पत्ति कहाँ हुई? वही ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। फिर व्यवसाय से वही कुछ लोग धार्मिक बोलते हैं। अब क्या है, खान पान सहवास इन शिथिलता हो गई, व्यवसाय में भी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हो। जाति का राजनीतिक सुदृढ़ीकरण हो गया और वोट बैंक बन गया। दो से इससे क्या हुआ, एक तो अस्पृश्यता आई, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, संघर्ष आया, राजनीतिक एकता कम हुई। वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्री धातु से बना है। वर्ण मतलब वही वर्ण मतलब 4 वर्ण होते हैं, वो तो अपन देख लिए। अब है वर्ग व्यवस्था। यहीं पे मैं समझाऊंगा। देखो ये वर्ग मेरे को वर्ण लगा, ऐसे ही आपके मेंस एग्जाम में कभी कभी हो जाता है कि आपसे वर्ग व्यवस्था पूछा, आपको लगा वर्ण है और आप वर्ण लिख के आ गए और आपका गलत हो गया। तो यहाँ तो मैं सुधार सकता हूँ, नहीं भी सुधारा तो दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दूंगा वीडियो, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकते ना। तो सवाल ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ लेना भले, लेकिन ध्यान से पढ़ना। वर्ग मतलब क्या है कि समान सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। समान जीवन अवसर, वर्ग चेतना, ऐच्छिक और खुला समूह है जो बदल सकता है। पहला खुली व्यवस्था है इसकी। दूसरा धन आधारित है, वर्ग चेतना होती है और गतिशीलता होती है। कार्ल मार्क्स इसकी बात की है, वो बोले कि दुनिया में ना शुरू से वर्ग है, निर्धारण केवल उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से होता है। 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर होता है जिसको शोषक बोलते हैं और जो गरीब होते हैं उनको शोषित बोलते हैं। ये संपत्ति के आधार पे होते हैं, प्रतिष्ठा के आधार पे होते हैं, शक्ति के आधार पे होते हैं। तुलना तो आप कर ही होगे। जाति क्या है, बंद वर्ग है, जन्मजात है। वर्ग जो है वो आपकी योग्यता पे आधारित है, खुला है। जाति धार्मिक शुद्धता अशुद्धता पर आधारित है, वर्ग ऐसा नहीं है, आपकी व्यावसायिक स्थिति आर्थिक स्थिति पे आधारित है। उसके बाद सामाजिक प्रक्रियाएं और अंतःक्रियाएं। सामाजिक अंतःक्रिया के निरंतर दोहराए जाने वाले विशिष्ट और सुसंगत स्वरूप को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। मैं कई बार पेज इसमें 2 प्रकार की होती है। एक तो सहयोगी प्रक्रिया होती है जिसमें एकता होती है, जैसे सहयोग है, और एक असहयोगी होती है जिसमें समाज में विघटन होता है, जैसे प्रतिस्पर्धा है, जैसे संघर्ष है। तो पहला सहयोग है। सहयोग क्या है, कोऑपरेशन बोलते हैं, मतलब एक साथ कार्य करना, कोऑपरेशन है। किसी सब लक्ष्य के लिए आप संयुक्त प्रयास करोगे तो सहयोग कहलाएगा। समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किए जाने वाले निरंतर प्रयास को सहयोग कहते हैं। एक प्राथमिक सहयोग है जो प्राथमिक समूह में पाया जाता है, जैसे परिवार हो गया। द्वितीयक सहयोग है जो आधुनिक समाजों में पाया जाता है, और एक तृतीयक सहयोग है वो किसी बड़े संकट और बाकी चीज़ों में पाया जा सकता है। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, प्रतिस्पर्धा सीधा सीधा ना खुद को समझो, आप एस्पिरेंट हो, आप अचेतन प्रक्रिया है, आपको नहीं पता, अवैयक्तिक है, मतलब आप अपना कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता सामने वाला कौन है, सामने वाला कितना मेहनत कर रहा है, सामने वाला है कौन। लेकिन संघर्ष सचेतन है, वैयक्तिक है। प्रतिस्पर्धा आप कर रहे हैं तो नियमों के अधीन कर रहे हैं, जबकि संघर्ष जो है वो नियमों का उल्लंघन है, वो युद्ध हो रहा है आपस में और रात रात को भी आक्रमण कर देंगे। प्रतिस्पर्धा समाज में हमेशा चलती रहेगी, लेकिन संघर्ष तात्कालिक होते हैं, हुए उसके बाद खत्म हो गए। जो परिणाम है ये मुख्यतः समाज की प्रगति के लिए है। अगर प्रतिस्पर्धा हो रही समाज के लिए अच्छा है, लेकिन संघर्ष समाज के लिए नुकसानमय है। सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण मतलब समाज का नियंत्रण व्यक्तियों के ऊपर, सदस्यों के ऊपर, सदस्यों के व्यवहार के ऊपर, कि जो स्वीकृत सामाजिक प्रतिमान है उसके अनुरूप आपका व्यवहार रहे, ये सामाजिक नियंत्रण है। अब कैसे कैसे, आप ही के ऊपर सोचो कैसे नियंत्रण होता है। पहला तो कानून है कि राज्य नियम बना दिया, कानून बना दिया, और अगर तुम वो नहीं माने तो तुम्हारे ऊपर दंड लगेगा। राज्य कानून बनाया कि 18 साल से ऊपर लड़की की, 21 से ऊपर लड़के की शादी नहीं करना है, कि ये तो दंड रहेगा, तो कानून है। दूसरा प्रथाएं और लोकाचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही, वो हम मानते हैं कि भाई ये नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है। तीसरा धर्म और नैतिकता है कि भाई पाप पुण्य वाली चीज़ है ना, कि ये दूसरों को सताओगे तो तुमको पाप पड़ेगा, उस नरक में जाओगे, तो वो भी एक नियंत्रण करता है। अगला पुरस्कार और दंड है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो समाज आपको पुरस्कृत करेगा, समाज आपका सम्मान करेगा। अगर आप गलत काम करोगे तो समाज आपको बहिष्कृत कर सकता है। अगला प्रचार और जनमत है, संचार माध्यमों के द्वारा भी होता है।
और सामाजिक वर्जनाएं भी हैं, टैबूज भी हैं, जैसे गोत्र वर्जना होती है कि आपको अपने गोत्र में शादी नहीं करना है। फिर ये तो एक कारक हो गए, इससे हम करते हैं, सामाजिक नियंत्रण के मीन्स हो गए, साधन हो गए। अब इसके अभिकरण क्या है, ये सवाल देख लेना पूछ क्या रहा है। अब ये कानून कौन बनाएगा, एजेंसी कौन है, तो कानून बनाने वाला राज्य है। तो एक राज्य है जो पुलिस, न्यायपालिका, विधिक, वाद्यता इनसे काम करेगा। दूसरा परिवार है जो आपको बचपन से सिखाएगा ये करना है ये नहीं करना। फिर आपका स्कूल है, स्कूल कॉलेज ये आपको दिखाएगा। फिर आपके धार्मिक संगठन है, मंदिर मस्जिद चर्च ये सिखाएंगे। आपका पड़ोस और नातेदारी है ये सिखाएगा। तो ये सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण हो गए। अगला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक संबंधों और संरचनाओं में होने वाला बदलाव सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, तो ये स्वतः होने वाला क्रमिक और अमूर्त परिवर्तन है, खुद से होते रहता है। स्वीकृत, वांछित, लोक कल्याणकारी, नैतिक दिशा में होता है परिवर्तन। विकास होता है, राज्य द्वारा किया जाने वाला नियोजित सचेत परिवर्तन है। पहले मान लो सती प्रथा थी, अब वो नहीं है, तो समाज में परिवर्तन हो गया। संस्कृतिकरण भी इसका एक प्रकार है, जिसमें जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के रीति रिवाज को अपनाती हैं। एक पश्चिमीकरण भी सामाजिक परिवर्तन है कि पाश्चात्य चीज़ों को आप अपना रहे हैं। आधुनिकीकरण भी है कि आधुनिक विचारों को अपना रहे हैं। क्रांति मतलब होता है कि आमूल चूल रूप से अचानक परिवर्तन आ गया, तो वो क्रांति कहलाती है। कारक क्या क्या है, तो एक तो तकनीकी कारण है कि भाई नए वैज्ञानिक आविष्कार आ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, व्हाट्सअप आ रहा है, इंस्टा आ रहा है, उससे समाज बदल रहा है। अब सोचो ना, इंस्टाग्राम से वो काकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, तकनीक है ना। आर्थिक कारण है, जो मार्क्स बोलते हैं कि भाई दो वर्ग होते हैं, अमीर और गरीब, इन पे संघर्ष होता है और इसी से समाज में परिवर्तन आता है। तीसरा जो कारण है वो जैविक कारक है, जनसंख्या से, जन्म मृत्यु में उतार चढ़ाव से, इससे भी परिवर्तन आता है। भौगोलिक मतलब आपकी जलवायु से, बाढ़ भूकंप से भी आता है। सांस्कृतिक कारक मतलब जो नए दार्शनिक विचार हैं, गांधी जी के विचारों से परिवर्तन आ गया, मूल्यों में परिवर्तन से आ गया। सामाजिक विघटन क्या है, सामाजिक विघटन मतलब होता है समाज का टूटना, विघटित होना बोलते हैं ना कि समाज यार टूट रहा है, वैसा नहीं है। तो इसका परिभाषा ये है कि समाज की शक्तियों, संस्थाओं, नियमों के मध्य संतुलन का टूट जाना, जिससे सामूहिक नियंत्रण शिथिल हो जाता है। समाज टूट रहा है धीरे धीरे, हम बोल रहे हैं ना कि यार अब परिस्थिति और भूमिकाओं में अंतर विरोध हो रहा है। ये भी एक कारण है समाज के टूटने का, कि पहले था कि तुम्हारी अगर ये स्थिति है, तुम्हारी ये भूमिका होगी, अब उसमें एक अंतर विरोध है। फिर ये जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, जो धर्म है, जो जाति है, वो निष्प्रभावी हो रही है। अब लोग मानते ही नहीं अपने धर्म को, जाति को। सामूहिक हितों पर व्यक्तिगत स्वार्थों का हावी होना, पहले यह था कि समूह का अगर किसी चीज़ में हित है तो लोग उसको मानते थे। अब बोलते हैं हमारा जिसमें स्वार्थ है हम वो करेंगे। वो बोलते हैं पेड़ काटने में हमारा स्वार्थ है, हम पेड़ काटेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं समूह से। तो इससे धीरे धीरे समूह या समाज का विघटन होता है। कैसे विघटन हो रहा है, अब भाई संयुक्त परिवार व्यवस्था बिगड़ रही, पहले संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, अब लोगों को लग रहा है इससे हमारा नुकसान है, हम नहीं करेंगे। बाल अपराध बढ़ रहा है, जातिगत दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वृद्धों की उपेक्षा हो रही। पहले लोग अपने माता पिता का सम्मान करते थे, पहले अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण था, लोग अगर आप तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे समाज तुमको सुनाएगा। अब लोगों को मतलब ही नहीं, अब शहरीकरण हो रहा है, अब एक दूसरे से मतलब नहीं, तो ये समाज में विघटन है। इसमें क्या होता है, पुरानी पीढ़ी के परंपरागत मूल्यों और नई पीढ़ी के आधुनिक मूल्यों के मध्य तीव्र गति से टकराव होता है। मतलब जो पुरानी पीढ़ी के मूल्य हैं और जो नई पीढ़ी के मूल्य हैं, दोनों के बीच टकराव हो रहा है और उसी के कारण विघटन हो रहा है। इसके कारक क्या हैं, पहला कारक तो है नगरीकरण, कि भाई बहुत तेज़ी से जो नगरीकरण हो रहा है। गाँव की व्यवस्था यह है कि अगर तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब नगरीकरण में किसको किससे मतलब है, इसीलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। औद्योगिकीकरण इससे भी हो रहा है। जो संस्कृति है वो अत्यधिक भौतिकवादी हो गई, सबको केवल अपने से मतलब है। कानूनी भी शिथिलता आ गई, इससे समाज में विघटन हो रहा है। अगर क्या कर सकते हैं, तो वैदिक कानूनों का पालन हो, जो नैतिक सामाजिक मूल्य हैं उनका पुनरुत्थान हो, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो। तो हर चीज़ को ना किसी एक चीज़ से रिलेट कर लो। जैसे विघटन को ये समझ लो कि अब वृद्धों की उपेक्षा हो रही, बुजुर्गों की लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, संयुक्त परिवार बिखर रहा है,
बाल अपराध बढ़ रहा है, यही विघटन है समाज, इसीलिए टूट रहा है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है, क्योंकि भौतिकतावादी संस्कृति आ रही, क्योंकि हम पश्चिमीकरण के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कानून सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसको पुराने मूल्यों से लेना ही देना ही नहीं है, जो अनौपचारिक नियंत्रण है वो ख़त्म होते जा रहा है, जो सामूहिक हितों पे व्यक्तिगत स्वार्थ ऊपर आ रहा है, ये सामाजिक विघटन है। अगला है नियमहीनता। नियमहीनता मतलब सीधा सीधा ये समझो कि लोग नियम नहीं मान रहे हैं। अब ये परिभाषा सबसे अच्छी मेरे को लगती है रॉबर्ट के मर्टन की। ये बोलते हैं कि समाज द्वारा स्वीकृत एक सांस्कृतिक लक्ष्य है। जैसे एक लक्ष्य है आपका धन कमाना, भाई तुम नौकरी क्यों कर रहे या तैयारी क्यों कर रहे कि पैसा कमाए, और उस धन कमाने के लिए कुछ साधन है, संस्थागत साधन। जब इनके मध्य गहरा तालमेल टूट जाता है तो नियमहीनता आ जाती है। जैसे धन कमाना है, साधन क्या है? साधन क्या है कि तुम ऐसा रोजगार लो जिससे अच्छे से धन कमाओ। तुम भाई नौकरी करो, तैयारी करो, कुछ और करो। अब क्या होता है कि जो लक्ष्य है, सांस्कृतिक लक्ष्य और जो संस्थागत साधन है, अब लक्ष्य तो है लेकिन तुम साधन ये बनाए कि तुम चोरी करने लगे तो फिर ये नियमहीनता कहलाएगी। लक्ष्य तो है कि तुम्हारा लक्ष्य है, सांस्कृतिक लक्ष्य पीएससी क्रैक करना, ठीक। अब इसका साधन क्या था कि तुम प्री दिलाओ, मेंस दिलाओ, इंटरव्यू दिलाओ और वहाँ पहुँच जाओ। अब तुम 12वां पारा में जाके अगर एग्ज़ाम दिलाओगे तो फिर नियमहीनता आ जाएगी। तो यही नियमहीनता है कि तुम जो लक्ष्य है, तुम्हारा सांस्कृतिक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के जो साधन है उसके बीच जो तालमेल है वो टूट जाना नियमहीनता कहलाती है। दुर्खेम भी वही बोले, वो बोले कि तीव्र सामाजिक आर्थिक संक्रमण से जब समाज में स्थापित नियम निष्प्रभावी हो जाते हैं, जो नियम है वो निष्प्रभावी हो गए, सामाजिक नियंत्रण खत्म हो गया, तो उसको हम नियमहीनता बोलते हैं। इसी से फिर वो बोले कि आत्महत्या होती है। आत्महत्या का वो सिद्धांत दिया, उसमें बोले कि यार शहर में लोग ना ज़्यादा आत्महत्या करते हैं गांव के तुलना में। फिर बोले कि जो पुरुष हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं महिलाओं की तुलना में। ऐसे वो अलग अलग सिद्धांत दिए। विशेषता क्या है? पहला है जो विधिक और सामाजिक प्रतिमानों की अवहेलना जानबूझ के करने लगेगा। नियमहीनता मतलब फिर मैं मानूंगा ही नहीं ना यार नियम, मैं समाज के नियम ही नहीं मानूंगा, जो भी नियम है मैं बोलूँगा मैं नहीं मानता। और उचित अनुचित का भेद जो है वो धुंधला हो जाएगा। जैसे भारत में क्या क्या है, भ्रष्टाचार हो गया, कर चोरी हो गया, पेपर लीक हो गया, यही तो है, नीट का पेपर लीक हो रहा है। त्वरित अमीर बनने की चाह में साइबर अपराध कर रहे, तो यही नियमहीनता है कि तुम भ्रष्टाचार कर रहे, तुम अभी पद में जाओगे भ्रष्टाचार करने लगोगे, चोरी करोगे, टैक्स चोरी करोगे। मर्टन बोला कि नियमहीनता के दौरान 5 प्रकार के अनुकूलन करता है। एक तो नवाचार करता है, कर्मकांड करता है, अनुरूपता करता है, प्रत्यावर्तन करता है, विद्रोह करता है। इससे क्या है, स्थापित सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रणाली का विनाश हो जाता है, अपराध प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, न्यायिक और लोक संस्थाओं के प्रति जनता का अविश्वास हो जाता है। ये नियमहीनता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं अलगाव। ये मेन कार्ल मार्क्स बोला। कार्ल मार्क्स बोला कि यार मतलब उसका मेन ये था कि 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर एक गरीब, और ये जो गरीब है यही मजदूर हैं। तो बोला अभी क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें अत्यधिक श्रम विभाजन है, अत्यधिक मशीनीकरण है। तो बोला जो मजदूर है ना वो खुद का जो सामान बनाया उसी से विमुख हो जाता है, उसको इसी से कोई मतलब नहीं कि उसका ये सामान है, उसको ये बनाया है, उसकी निर्मित वस्तुओं से उसका विमुख हो जाना ही आपका अलगाव है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज़ उत्पादन की वस्तु से अलगाव क्यों होता है, वो ये समझाया कि यार जैसे पहले ये था कि एक बढ़ई है वो कुर्सी बनाया तो पूरी कुर्सी वही बनाता था तो दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब जैसे मान लो कुछ भी बनाना है, अब कुर्सी बनाना है तो कुर्सी का जो पैर है वो कोई और बना रहा है, कुर्सी में बैठने का जो गद्दा है कोई और बना रहा है, कुर्सी का पीछे टिकने का कोई और बना रहा है, और सब जाके एक जगह मिलके वो मशीन में फिट हो जा रहा है। तब आपका उस कुर्सी से लगाव नहीं है। इसी को बोलते हैं अलगाव, कि उत्पादन की वस्तु से अलगाव हो जाना। मजदूर जिस वस्तु का दिन रात निर्माण करता है उस वस्तु के उपभोग से वंचित हो जाता है, और दूसरा फिर उसका वो यूज़ भी नहीं करता, इसलिए अलगाव हो जाता है। फिर धीरे से जो उत्पादन की प्रक्रिया है उससे अलगाव हो जाता है। तो उसके लिए जो उत्पादन का कार्य है, पहले जो आनंद से करता था कि ये मंदिर मैंने बनाया है, ये खटिया मैंने बनाई है, अब उसके लिए वो बोझ हो गया। फिर जब बोझ ही हो गया तो फिर जो साथ में काम करने वाले हैं, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा है, संवेदना खत्म हो गई, तो उनसे भी उसका अलगाव हो जाता है। और फिर आखिरी में बोलता है मार्क्स कि खुद से अलगाव हो जाता है।
फिर वो अपनी रचनात्मकता खो देता है, उसको लगता है कि मैं खुद तो मशीन टाइप ही हूँ। तो अलगाव आए तो ये 4 चीज़ ध्यान रखना। पहला, उस वस्तु से अलगाव हो जाना। दूसरा, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो जाना। तीसरा, आपके साथी श्रमिकों से अलगाव हो जाना। और चौथा, खुद से अलगाव हो जाना। और ये होता ही है। जैसे अब क्या है, अब एकाकीपन आ गया है ना महानगरी जीवन में, भीड़ में अकेला मानव हो गया है। आप फेसबुक में बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो एक आदमी नहीं है तुम्हारे पास। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तो बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, अवसाद आ रहा है। कारपोरेट कल्चर में जो मानसिक तनाव आ रहा है, यही सब तो अलगाव है। अगला है विषमता। विषमता मतलब होता है एक इनइक्वालिटी, असमानता। मतलब समाज में मूल्यवान और सीमित संसाधनों का व्यक्तियों और समूहों के मध्य असमान, सोपानिक और पक्षपातपूर्ण वितरण। मतलब धन किसी एक के पास ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है। शक्ति किसी एक के पास ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है। प्रतिष्ठा ज़्यादा कम है। तो मेन विषमता क्या होती है, जो सबसे बड़ी है, वो आर्थिक है कि आय नहीं है, संपत्ति नहीं है, भूमि नहीं है। अमीर गरीब के बीच खूब खाई है। 1% लोगों के पास 99% पैसा है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक विषमता भी है, जैसे जातिगत विषमता है, अस्पृश्यता होती है, लैंगिक विषमता है, तो ये भी गलत है। फिर राजनीतिक विषमता भी है, यही कुछ ही लोग हैं जिनके पास राजनीतिक पद है, उसी परिवार के लोगों को मिलते जाता है। फिर उसके लिए उपाय क्या है, तो सबके लिए अलग अलग है। जैसे समानता का अधिकार है, आय की असमानता कम करने के लिए है, आरक्षण की बात है। और विषमता से क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है, समाज में असंतोष होता है, मानवाधिकार का हनन होता है, लोकतांत्रिक समाज नहीं बन पाता। तो ये सब दिक्कत है विषमता। हम जो आखिरी यूनिट है आपकी, वो सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान मतलब सोशल रिसर्च। समाज के जो समस्याएं हैं, समाज के जो घटनाएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, समाज का जो जीवन है, समाज के जो व्यवहार हैं, उनके पीछे जो वैज्ञानिक नियम है उसको खोजना, उनके बारे में जो अज्ञानता उनको दूर करना, उनके बारे में कोई नया ज्ञान प्राप्त करना, उनके बारे में कोई सिद्धांत बनाना। पहले से कोई सिद्धांत है तो उसकी पुनर्परीक्षा करना। अनुसंधान यही है। अनुसंधान मतलब रिसर्च। रिसर्च मतलब री प्लस सर्च। री प्लस सर्च मतलब फिर से किसी चीज़ को खोजना। सामाजिक अनुसंधान क्यों करते हैं? सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों के पीछे जो नियम है उनकी खोज करना और अज्ञानता को दूर करना। पहला है नवीन ज्ञान की प्राप्ति। मतलब इसको 2 प्रकार से उद्देश्य देख सकते हैं। एक सैद्धांतिक देख सकते हैं। सैद्धांतिक में है कि नवीन ज्ञान लाना, कि सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में प्रामाणिक और वैज्ञानिक ज्ञान संचित करना। दूसरा है जो प्रकार्यात्मक संबंध है उनकी खोज करना, जैसे परिवार है, धर्म है, जाति है, इनके बीच जो संबंध है उनका पता लगाना। तीसरा उद्देश्य है सिद्धांत बनाना, कि कोई भी वैज्ञानिक नियम सिद्धांत बनाना, और कोई पुराना सिद्धांत है उसका फिर से पूरा एक परीक्षण करना। ये सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। व्यवहारिक उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला तो समस्याओं का समाधान करना। जो भी समस्या है समाज में, निर्धनता है, बाल अपराध है, भिक्षावृत्ति है, उनका कारण पहले समझना और उसको ख़त्म करने में सहायता करना। इसीलिए तो अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान इसलिए करते हैं कि समाज में जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। दूसरा, लोक कल्याण हो सके, राज्य जनजाति विकास, वंचित वर्गों के लिए योजना अच्छे से बना सके, और समाज में एकीकरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए तौर तरीके बने। ये हमारे सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। अगली चीज़ है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग क्यों। कि भाई सामाजिक घटनाओं में एक तो होता है पान की दुकान वाली बात, कि पान की दुकान में बैठ के कि यार इसलिए गरीबी है, इस गरीब गरीब ही बने रहना चाहते हैं, वो वाली बात। और दूसरी होती है अध्ययन करना, उसका वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना। क्योंकि सामाजिक घटना जटिल है, अमूर्त है, उनका हमको करना है तार्किक अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन और एम्पिरिकल ढंग से डाटा के आधार पर अध्ययन करना। और उसके लिए हमको वैज्ञानिक उपकरणों का यूज़ करना है। उपयोग के मुख्य चरण क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, हम समस्या का चयन करेंगे। कोई भी रिसर्च आपको करना है, ये बेसिक चीज़ है। सबसे पहले आप देखोगे कि रिसर्च करना किसके ऊपर है। पहली चीज़ तो वही है ना, कि अध्ययन के विषय को स्पष्ट करना और परीक्षण के लिए एक उपकल्पना तैयार करना, हाइपोथेसिस मानना। ये डिटेल में हम लोग पढ़ाए भी है चैनल में, पर देख लेना अगर दिक्कत हो तो। मतलब इसमें यह रहता है कि पहली चीज़ तो तुम समस्या का चयन करोगे कि भाई दिक्कत है क्या, मेरे को गरीबी के बारे में करना है, बेरोजगारी के बारे में करना है, ये करना है, वो करना है। और उसके बारे में तुम कुछ चीज़ मान लोगे। हाइपोथेसिस मतलब कोई कल्पना कर लोगे। तुम बोलोगे कि भारत में ना गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग गरीब रहना चाहते हैं, तुम ये कल्पना कर लिए। अब तुम उसके लिए डाटा संकलन करोगे,
आप उसके लिए अवलोकन कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, अनुसूची कर सकते हो, प्रश्नावली कर सकते हो। मतलब खुद जाके डाटा संकलित कर सकते हो, वो होता है प्राथमिक। दूसरे से करवा सकते हो, वो होता है द्वितीयक। तो उसके बाद डाटा का कलेक्शन करोगे। जब डाटा आ जाएगा तो उसका वर्गीकरण करोगे, सारणीयन करोगे, विश्लेषण करोगे। मतलब जो डाटा आया फिर उसको, डाटा तो बहुत सारा है, तो उसको फिर कंप्यूटर में डालोगे, एक्सेल में डालोगे, देखोगे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उसको अलग अलग बांटोगे कि किस जाति के लोग क्या बोल रहे हैं, किस धर्म के लोग क्या बोल रहे हैं, किस आयु के लोग क्या बोल रहे हैं। फिर उसका एक सामान्यीकरण करोगे, देखोगे कि यार कार्य कारण संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण करोगे। उसके बाद सिद्धांत की पुनर्परीक्षा करोगे, दूसरा आदमी पुनर्परीक्षा करेगा, भविष्यवाणी करेगा। जैसे मान लो महिला आरक्षण आया पंचायत में, तो एक रिसर्च आई, एक लोगों को लगा आंध्र प्रदेश में कि यार ये जो महिला सरपंच बनती है इससे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब सबसे पहले वो समस्या का चयन किया कि यार महिला सरपंच होने से फ़ायदा है कि नुकसान है, महिला सरपंच ज़्यादा सही है कि पुरुष सरपंच ज़्यादा सही है। अब वो क्या किए, तथ्य का संकलन किए। मतलब वो हर गांव में गए, कुछ गांव सेलेक्ट किए जहां महिला सरपंच थे, कुछ गांव गए जहां पुरुष सरपंच थे, वहां जाके तथ्य पूछे लोगों से कि वो कैसा काम कर रही है, कैसा काम किया। फिर क्या किए, जो तथ्य है उसका वर्गीकरण किए, सारणीयन करे, विश्लेषण किए। वो देखे कि यार महिला सरपंच कैसा काम कर रही है, महिला सरपंच कितना भ्रष्टाचार कर रही है, पुरुष कितना कर रहा है। फिर सामान्यीकरण किए और ये बताए कि जो महिला सरपंच है वो जनरली जो मुद्दे हैं मेन, जैसे पानी का मुद्दा है, जैसे सड़क का मुद्दा है, जैसे महिलाओं से जुड़ा शिक्षा का मुद्दा है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। जबकि जो पुरुष सरपंच है उसका मेन फोकस रहता है टेंडर, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा कमाऊँ। तो ये फिर वो एक निष्कर्ष निकाले सब पूरा घूम घूम के। और हो सकता है कोई दूसरा रिसर्चर आए और बोले यार ये तो गलत बात है, महिला इतना नहीं करती, तो फिर से उस सिद्धांत की पुनर्परीक्षा कर ले और उस आधार पे भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। महिला सरपंच बनी तो हम बोल सकते हैं ना कि महिला सरपंच जनरली शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करेगी, पुरुष सरपंच जनरली पैसा कमाने पे काम करेगा। अगला है वस्तुनिष्ठता की समस्या, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है कि आप एक व्यक्ति हो, आपका कोई जाति है, आपका कोई धर्म है, आपका कोई लिंग है। तो आप मान लो महिला सरपंच के बारे में महिला शोध कर रही तो महिलाओं के बारे में अच्छा अच्छा लिखेगी, पुरुष कर रहा है तो महिलाओं के बारे में बुरा बुरा लिखेगा। अपनी जाति के बारे में अच्छा अच्छा बताओगे, अपने जाति के दूसरी जाति के बारे में बुरा बुरा बताओगे, अपने धर्म के बारे में अच्छा बताओगे, दूसरे धर्म के बारे में बुरा बताओगे। तो ये नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो घटनाओं को बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पक्षपात या मूल्यों के देखना, मतलब पहले से कोई पूर्वाग्रह ना हो, कोई पक्षपात ना हो, कोई भावनाएं ना हो, और घटनाओं को वैसे ही देखना जैसा वो वास्तव में है। निष्पक्ष होकर अध्ययन करना, क्या है वो देखना, क्या होना चाहिए उससे आपका कोई मतलब नहीं। ये कहलाती वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब मैं आप ऑब्जेक्टिव हो। अगर आप फिर अपने धर्म के हिसाब से बोलने लगे, जाति के हिसाब से बोलने लगे, तो आप सब्जेक्टिव कहलाओगे। समस्या के मुख्य कारण क्या है? पहला तो है कि अध्ययनकर्ता खुद समाज का भाग है। भाई वो तो उसी समाज का भाग है ना, तो कैसे तटस्थ रहेगा? उसकी अपनी कोई जाति है, उसका अपना कोई धर्म है, उसका अपना कोई लिंग है, उसके अपना कोई, अब आपकी कोई पार्टी है, आप अपनी पार्टी के खिलाफ थोड़ी रिसर्च करोगे। दूसरा, उसका व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, उसका मूल्य है, वो पहले से मानता है कि महिलाएं तो शासन कर ही नहीं सकती, तो फिर अच्छी बात थोड़ी बताएगा। पहले से मानता है कि ये धर्म वाले तो कट्टर होते हैं, ये अच्छे नहीं होते, तो उनके बारे में अच्छी थोड़ी बताएगा। तो उसका अपना झुकाव होता है, उस हिसाब से वो बताता है। तीसरा क्या है कि उसका ना एक श्रेष्ठता की भावना होती है कि मेरी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, तो उससे भी फिर दूसरी संस्कृति सबसे खराब है, ये जाति के लोग खराब होते हैं, ये धर्म के लोग खराब होते हैं, वो दिक्कत होती है। फिर अमूर्त, गुणात्मक और जटिल प्रकृति, जो सामाजिक घटनाएं हैं वो मूर्त नहीं होती, वो बदलते रहती हैं। और इसके अलावा समानार्थी शब्दों और भ्रामक भाषा की समस्या, जैसे वर्ग, संस्कृति, प्रगति, ये अलग अलग होते हैं, इससे फिर दिक्कत हो जाती है। अब है अलग अलग चीज़ें। अब आपको कोई भी शोध करना है, जैसे मान लो भाई महिला सरपंच कैसे है, अब आप कैसे कैसे शोध कर सकते हो? पहला तो है अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना। आप गांव में गए, खुद गए और देखे कि भाई सही में महिला सरपंच अच्छा काम कर रही कि नहीं कर रही। अवलोकन भी 3 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है आप उस गांव में जाके रहने लगे, आधार कार्ड बनवा लिए और उस गांव में रहने लगे, गांव वालों को पता ही नहीं कि आप इस गांव के हो, वो होता है सहभागी। एक होता है असहभागी। असहभागी मतलब होता है कि आप गांव में गए और गांव को सबको पता है कि हमको देखने आया है। और एक होता है अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी मतलब आप उस गांव में रह रहे लेकिन सामने वाले को पता है कि आप वहाँ हो। जैसे मैं क्लास में उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ,
एक होता है कि प्राचार्य आए और बाहर से खिड़की से झांक रहे हैं कि सही में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा है कि नहीं। वो होता है असहभागी, मतलब उनको मतलब ही नहीं है, मतलब उनको मतलब है लेकिन हमको भी पता है कि हम ही को देख रहे हैं। दूसरा तरीका वो ये हो सकता है कि वो आके क्लास में पीछे बेंच में बैठ जाए और देखें कि मैं पढ़ भी रहा हूँ लेकिन मैं देखने भी आया हूँ, सबको पता है कि वो देखने आए हैं। वो कहलाता है अर्ध सहभागी। और तीसरा रहता है कि वही बच्चों में किसी को जासूस बना लें और बच्चे को बोलें कि भाई ये कैसे पढ़ाता है, क्या बताता है, मेरे खिलाफ भड़काता तो नहीं, वो सब बताना, तो वो कहलाता है सहभागी। तो ये अवलोकन के 3 प्रकार होते हैं। फिर एक तो अवलोकन हो गया, पहले इसी को समझते हैं, फिर दूसरी विधि से एक साक्षात्कार, आपको पता है जाके पूछना उनसे। एक प्रश्नावली होती है, एक अनुसूची होती है। अवलोकन होता है तथ्य संकलन की प्राथमिक प्रविधि है, जिसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं कार्य कारण संबंध जानने के लिए देखा जाता है। और इसमें अवलोकन में क्या है कि कान और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। जनरली इसमें आप अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हो, आँख का प्रयोग करते हो। शोधकर्ता खुद जाता है, जाके संकलन करता है और अध्ययन पे आधारित है। ये फ़ायदा क्या है इसका? पहली चीज़ सरल है, खुद जाए देख लो, प्रचलित है, विश्वसनीय है, तथ्य में निष्पक्षता आएगी, आप खुद देखें तो आपको पता चलेगा ना, प्राकल्पना बनेगी, सत्यापन होगा। दिक्कत यह है कि तुम जो देख रहे हो सकता है वो सही ना हो। दूसरा, जब लोगों को पता है मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, प्राचार्य बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो मेरे को पता है ना ये मेरे को देख रहे हैं, तो फिर मैं अच्छे से पढ़ाने लगूंगा यार, मैं फिर उनकी बुराई थोड़ी करूँगा। तो व्यवहार में कृत्रिमता आ जाएगी, बच्चे बढ़िया से बैठ जाएंगे। और इसके अलावा जो व्यक्तिगत इतिहास है, अपराध है, कहीं अपराध घट रहा है तो तुमको बता के अपराधी जाएगा कि हाँ मैं अपराध करने वाला हूँ, चलो अवलोकन करो। एक होता है अनियंत्रित अवलोकन, इसके 3 उप प्रकार हैं। सहभागी, मतलब तुम समूह का सदस्य बनोगे, असहभागी, और तीसरा अर्ध सहभागी। एक नियंत्रित है जिसमें तुम पूरा उसको नियंत्रित कर लोगे, कितने लोग हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट्री का अध्ययन करते हैं तो वो होता है। और तीसरा होता है सामूहिक, जिसमें विभिन्न अध्ययनकर्ता के समूह द्वारा अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता। दूसरा तरीका है अनुसूची। ये प्रश्नों की ना सूची है, ऐसा अनुसूची को पकड़ लो कि सवालों की एक सूची है, लिखित सवाल है, जिसको लेके जैसे मान लो एक अनुसूची है, एक सवाल लिखा हुआ है, इसमें सवाल नंबर 1 उसका ऑप्शन, मैं मान लो तुम गांव गए, पूछे कि तुम्हारे गांव की महिला सरपंच काम करती है कि नहीं, हाँ या ना। अब ये सवाल लिखा है, तुम गए उससे बोले कि ये सवाल है, वो बोला हाँ, तो हाँ में टिक लगाए, ना तो ना। गांव की महिला सरपंच बैठक लेती है, हाँ ना, वो जो बोला टिक कर दिए। तो ये अनुसूची है कि तुम पहले से सवाल लिख के गए, उत्तरदाता जो है उनसे पूछे, वो जो बोले उसको लिख लिख के भर लिए, ये कहलाता है अनुसूची। मतलब प्रश्नों का समूह है जो साक्षात्कार दूसरे के सामने जाके पूछता है। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अनुसूची में तुम लेके गए और पूछे। प्रश्नावली में क्या होता है कि तुम लेके नहीं जाओगे, तुम व्हाट्सअप में गूगल फॉर्म भेज दिए, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म भेज दिए ना अभी कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तुम उस गूगल फॉर्म को भरे और हर कोई भर दिया। एक तरीका हो सकता है कि मैं एक एक फॉर्म लेके एक एक से पूछूं जाके, दूसरा ये गूगल फॉर्म वाला तरीका है। या मेरे को क्लास में जैसे जानना है कि बच्चे कैसे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, देखा मैं एक एक बच्चे को बुलाऊं, तो ये सवाल रहेंगे, उनसे पूछूं अच्छा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बोला ठीक ठीक में टिक किया। मैं सही में क्लास लेता हूँ कि नहीं, बोला नहीं लेते, तो मैं नहीं लेते में टिक किया। एक है कि मैं सभी को सबको फॉर्म बांट दिया, मैं बोला खुद टिक कर दो यार और मेरे को दे देना, तो वो जो खुद वो टिक करेंगे वो प्रश्नावली है, और जो मैं जा के पूछूंगा एक एक से वो अनुसूची है। तो अनुसूची क्या है, निश्चित प्रपत्र के रूप में क्रमबद्ध होती है। उसको उसी क्रम में सवाल पूछना रहता है। उत्तरदाता से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत आमने सामने का संपर्क जरूरी है। और इसमें तुम जाओगे तो अवलोकन भी कर लोगे, कुछ और साक्षात्कार भी कर लोगे, इसलिए वैध होती है, प्रामाणिक होती है, सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हो, रिस्पांस तुरंत मिलता है, कोई सवाल नहीं छूटता, शिक्षित अशिक्षित दोनों के लिए। मेन क्या है कि मैं जाके गांव में बांट के आ गया सवाल की लिस्ट, जो अशिक्षित है वो कैसे भरेगा, तो अनुसूची दोनों के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि एक एक से जाके पूछना मतलब समय भी बहुत लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा, छोटे क्षेत्र में ज़्यादा है, सार्वभौमिक सवाल नहीं रहेंगे, तो ये उसकी दिक्कत है अनुसूची के। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख, संस्था, ये सब आती है। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की एक सूची है जिसे अध्ययनकर्ता सूचनाकर्ता के पास डाक द्वारा भेजता है, वो भर के डाक से लौटा देता है।
पहले डाक ही था, अब तो आप व्हाट्सएप से भेज दो, वो गूगल फॉर्म भर के आपके पास आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म भी प्रश्नावली का एक प्रकार है, ऐसा समझना। पहले क्या था, चिट्ठी से भेज देते थे, वो टिक इक करके वापस भेज देते थे। तथ्य संकलन की एक अप्रत्यक्ष विधा है जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, शिक्षित सूचनादाताओं के लिए है, विस्तृत भूभाग में पूरे भारत में भेज दो तुम। गुण क्या है कि विशाल जनसंख्या में कर सकते हो, कम समय लगता है, कम श्रम लगता है, कम खर्च लगता है। इसके अलावा तुम्हारे पास एड्रेस है तो तुम बार बार उसी उसी से पूछ सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो ना। मान लो कोई पार्टी की लोकप्रियता देखना है तो आज पूछे, 1 साल बाद फिर उसी को बेचे तो भी पता लग जाएगा। और सामने कोई है नहीं तो आदमी सही सही जवाब भी देता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अशिक्षितों के लिए नहीं है ये। इसके अलावा वो तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाया तो दिक्कत है, वो तुम्हारी चिट्ठी आई फेंक दिया तो दिक्कत है। तो ये सब दिक्कत है, उसकी राइटिंग तुम नहीं समझे तो भी दिक्कत है। साक्षात्कार अभी आप मेंस दिलाओ, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो वो इंटरव्यू है। ये प्राथमिक प्रवृत्ति है जिसमें जैसे मेरे को बच्चों से पूछना मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो मैं सीधा बुलाया उनको, कोई सवाल अवाल नहीं रखा हूँ, मैं डायरेक्ट पूछा कि यार कैसा पढ़ाता हूँ और अच्छा कैसे करूँ, वो साक्षात्कार है। गांव में मैं गया, बोला कि कैसी महिला सरपंच है बताओ। साक्षात्कार में दिक्कत ये है कि फिर वो अपने सास बहू की बात बताने लगी, सास है तो बहू की कमी बताएगी, बहू है तो सास की बुराई बताएगी। साक्षात्कार में वो सब बताने लगते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। तो साक्षात्कारता और उत्तरदाता के मध्य बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में अर्थपूर्ण वार्तालाप होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जरूरी है भाई, 2 तो हो ना, तभी तो आपस में इंटरव्यू करेंगे। उद्देश्यपूर्ण होगा, आमने सामने का संपर्क होगा। मनोवैज्ञानिक है, व्यक्ति के संवेगों, इच्छाओं, भावनाओं का अध्ययन होता है। शिक्षित अशिक्षित सबके लिए होता है। भूतकालीन घटनाओं का भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि आप अच्छे से जान सकते हो, सामने वाला आपके सामने खुल जाएगा। दिक्कत ये है कि पहला तो आप लिख नहीं पाओगे उसको, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, पक्षपात हो सकता है, आप पूछने का उसके पास समय नहीं हो सकता है, वो आप अपने निजी विचार रख दोगे तो वो होता है। ये तो आप समझ ही गए होगे। अनुसूची सीधा सीधा समझो, अनुसूची लिस्ट है सवालों की, प्रश्नावली गूगल फॉर्म है, इतना ही समझ लो बस। तो इसमें स्वयं उत्तरदाता पूछकर भरेगा, डाक द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्यक्ष संपर्क करेगा, अप्रत्यक्ष संपर्क होगा, सीमित क्षेत्र के लिए होगा, बड़े क्षेत्र के लिए होगा। गहन विस्तृत सूचनाएं होंगी, सतही सूचनाएं होंगी, क्योंकि अब वो कुछ भी भर के भेज सकता है। मैं गूगल फॉर्म भेजा, कोई अब लोग तो भर देते हैं ना, प्रीलिम्स में कितना नंबर आया, लोग भर दिए 170। अब मैं कैसे चेक करूँगा? पहले मैं जाके पूछूंगा तो मेरे से तो 170 नहीं बोलेंगे ना, तो फिर मैं खुद पूछूंगा तो अशिक्षित से भी पूछूंगा, ये केवल शिक्षित कर सकता है। इसमें ज़्यादा धन लगता है, समय लगता है, श्रम लगता है, इसमें कम लगता है। फिर ये मैं इस आखिरी में डाल दिया था कि एक आध बार कभी पूछ लेता है तो नाम पता रहे। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं, सोशियोलॉजी का पहला प्रयोग किए। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए, वो बोले 3 अवस्थाएं होती, धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक। दुर्खीम क्या है? समाज के नियम और मान्यताएं जो व्यक्ति से बड़ी हैं उसके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, उसके बारे में बात की है। नियमहीनता की बात भी की है, आत्महत्या की बात की है। कार्ल मार्क्स क्या बात की है? वर्ग संघर्ष की बात की है कि 2 वर्ग होते हैं, आपस में लड़ते हैं। फिर अलगाव की बात की है कि मनुष्य खुद से अलग हो जाता है, अपनी उत्पादित वस्तुओं से अलग हो जाता है, साथ वालों से अलग हो जाता है। मैक्स वेबर सत्ता की बात की है, परंपरागत सत्ता होती है, करिश्माई सत्ता होती है, कानूनी सत्ता होती है सब। हर्बर्ट स्पेंसर समाज को शरीर के बराबर माने। मैकाइवर और पेज समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये सब बताए। श्रीनिवासन संस्कृतिकरण की अवधारणा बताए कि जो निम्न जाति हैं वो उच्च जातियों की जीवन शैली रीति रिवाज को अपना लेती हैं, जैसे शाकाहार, पूजा पद्धति, यज्ञोपवीत। पश्चिमीकरण के बारे में बताया कि पश्चिम के चीज़ों को अपनाना पश्चिमीकरण है। घुरिये जाति व्यवस्था के बारे में बताया कि भारतीय समाज की जन्म आधारित बंद संस्था है। डेविस और मूर सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में बताया कि समाज में असमानता जरूरी है ताकि कठिन और जिम्मेदारी वाले महत्वपूर्ण पदों पर योग्य और कुशल लोग पहुंच पाएँ, तब इसलिए असमानता जरूरी है। तो हमारा सोशियोलॉजी का रिवीजन है। आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से मेंस दिलाओ, अच्छे से लिखो। और इसका PDF टेलीग्राम में है तो वहाँ से जुड़ जाना। किसी को कोई भी दिक्कत है या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो नंबर मैं बता देता हूँ, टाइप कर लो 8878800708। तो अगर आप मेंस लिख रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर में मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़िए।
और आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, सब भूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते जाओ। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि परीक्षा के दिन सब याद आ जाएगा। केवल पढ़ते जाओ, सब याद आ जाएगा परीक्षा के समय। इस भरोसे के साथ पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।